So hello friends, welcome to my channel, that is Adams Economics, Easy Economics for the Beginners. This is Sakshi Gupta and today friends we are going to discuss part 7 of collection of data. अब पार्ट 7 से पहले हमने पार्ट 6 को डिस्कस किया था और उसमें हमने कलेक्शन ऑफ डाटा में नॉन रैंडम सैम्पलिंग के 2 टाइप्स को डिस्कस किया था, क्योंकि हमने पढ़ा है लास्ट लेक्चर में कि नॉन रैंडम सैम्पलिंग के टोटल 5 टाइप्स होते हैं, जिसमें से आज जो है हम इसके नेक्स्ट 3 पार्ट्स जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रॉम योर 11th क्लास पॉइंट ऑफ व्यू भी एंड आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप बात कर लेते हैं तो उसमें भी आपके तीनों टॉपिक्स जो हैं बहुत ही ज़्यादा रेलिवेंट एंड क्रूशियल रोल प्ले करते हैं. सो प्लीज़ डोंट स्किप दिस लेक्चर, इस लेक्चर को स्किप मत कीजिए. आज हम पढ़ेंगे पर्पसिव और डेलिब्रेट सैम्पलिंग क्या होती है, देन स्ट्रैटिफाइड और मिक्स्ड सैम्पलिंग क्या होती है एंड सिस्टमैटिक सैम्पलिंग क्या होती है. ठीक है, और इसके साथ ही फ्रेंड्स आज हमारा जो कलेक्शन ऑफ डाटा का टॉपिक है जो कि यूनिट 1 का सेकेंड चैप्टर है हमारा, ये आज कंप्लीट हो जाएगा. तो इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे. ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसे कि मैंने आपको भी बताया अपनी फर्स्ट स्टार्टिंग वाली स्लाइड में कि हमने इसमें से टोटल नॉन रैंडम सैम्पलिंग जो है इसके हमारे पास 5 टाइप्स होते हैं, जिसमें से 2 को हम डिस्कस कर चुके हैं और वो 2 कौन कौन से हैं. नंबर 1 इज द कोटा सैम्पलिंग एंड अनदर वन इज द कन्वीनियंस सैम्पलिंग. तो अगर आपने मेरा लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप प्लीज़ वहाँ से उसको चेक कर लीजिएगा एंड उसके बाद ही इसको देखिएगा. तो आज हमारा क्योंकि लास्ट लेक्चर है सेकंड इसका ये चैप्टर का, तो इसमें आज हम डिस्कस करेंगे दैट व्हाट इज पर्पसिव सैम्पलिंग, what is stratified or mixed sampling and another one is the systematic sampling. तो ये टॉपिक्स हमने आज क्या करने हैं फ्रेंड्स, डिस्कस करने हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं पर्पसिव और डेलिब्रेट सैम्पलिंग से. तो पर्पसिव और डेलिब्रेट सैम्पलिंग क्या होती है, जिसमें हम यूं कह लें कि जो भी इन्वेस्टिगेटर है वो एज पर द पर्पस, जो उसकी स्टडी का पर्पस है उसके लिए वो क्या करेगा, वो खुद ही सैंपल साइज को सिलेक्ट करेगा. ठीक है, कोई टेक्निक को वो चूज नहीं करेगा, वो डेलिब्रेटली एरिया चूज करेगा और डेलिब्रेटली वो क्या करेगा, सैंपल को चूज करेगा. फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे स्टडीज फॉर एग्जाम्पल मुझे क्या करना है, मुझे स्टडी करनी है टीचर्स के ऊपर. ठीक है, तो अगर मुझे टीचर्स के ऊपर स्टडी करनी है सो व्हाट वुड आई डू, मैं ये स्पेसिफाई करूंगी. सबसे पहले मुझे ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि मुझे कौन से टीचर्स के ऊपर स्टडी करनी है. क्या मुझे गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स के ऊपर स्टडी करनी है, क्या मुझे प्राइवेट स्कूल के टीचर्स के ऊपर स्टडी करनी है, क्या मुझे कॉलेज टीचर्स के ऊपर स्टडी करनी है, क्या मुझे यूनिवर्सिटी टीचर्स और यू कैन से प्रोफेसर्स और लेक्चरर्स के ऊपर स्टडी करनी है. सो जो भी मेरा मतलब रिक्वायरमेंट होगी मेरी स्टडी की, जिसके ऊपर भी मैं स्टडी कर रही हूँ, तो उसी के अकॉर्डिंगली मैं क्या करूँगी, मैं सैंपल को चूज़ करूँगी अपनी मर्जी से और ऐसा सैंपल चूज़ करूँगी जो कि कैसा होगा, बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव. सिंपल रिप्रेजेंटेटिव नहीं बल्कि बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव होगा किसका, हमारी पॉपुलेशन का. ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है. तो थोड़ा इसको देख लेते हैं कि क्या है इसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, उनको अंडरस्टैंड कर लेते हैं. तो सबसे पहली तो बात आती है फ्लेक्सिबल होता है ये, क्योंकि इसमें कोई रिजिडनेस नहीं है, कहीं पे आप स्टिक नहीं हो गए हो एक ही जगह पे. सो दिस इज अ फ्लेक्सिबल मेथड. आप अपनी मर्जी से इसमें क्या कर सकते हो, डाटा को जिस हिसाब से आपको यूज करना है आप उसको यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इंक्लूजन्स जो है वो अलाउड होती है कि आपको जो आपकी स्टडी है उसी के अकॉर्डिंगली आपको क्या करना है, अपनी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना है, अपने रिस्पॉन्डेंट्स को उसी हिसाब से लेना है. देन कम्स डेलिब्रेट सिलेक्शन ऑफ आइटम्स. तो डेलिब्रेट सिलेक्शन ऑफ आइटम्स का मतलब होता है कि अपनी मर्जी से वॉलंटरली हम किसी भी पर्सन को जो है चूज कर सकते हैं. ऐसा इसमें कोई मैंडेटरी नहीं है कि इसको करना है या उसको करना है, वैसी कोई बात नहीं है, कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है यहाँ पे, हम अपनी मर्जी से किसी को भी चूज कर सकते हैं. ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं दैट दिस इज द वेरी सिंपल टेक्निक, क्योंकि इसमें हमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं लगाना है, सिंपली जाना है, पॉपुलेशन जो सिलेक्ट की है एज पर द स्टडी रिक्वायरमेंट उससे डाटा कलेक्ट करना है. ठीक है फ्रेंड्स, वहीं बात करते हैं डीमेरिट्स की. तो इसमें पर्सनल बायस कहीं ना कहीं जो है वो थोड़ी सी इन्वॉल्व होती है. और वो क्यों इन्वॉल्व होती है फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे अपनी मर्जी से जो इंटरप्रेन्योर है, जो आपका रिस्पोंडेंट है, इन्यूमरेटर है, वो अपनी मर्जी से क्या कर रहा है, सिलेक्ट कर रहा है पॉपुलेशन. तो इसीलिए यहाँ पे पर्सनल खुद की तरफ से बायस्डनेस आने के जो है चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि वो अब क्या करेगा, अब जब पर्सनल बायसनेस क्यों आएगी, क्योंकि वो अपनी मर्जी से, तो जैसा उसको रिजल्ट चाहिए वो उसके अकॉर्डिंगली ही अपना सैंपल जो है सिलेक्ट कर सकता है. तो अगर वो
अपना रिजल्ट पहले ही सोच के सैंपल को सिलेक्ट करता है, तो जो रिजल्ट है, जो आउटकम है, दैट वुड बिकम लेस रिलायबल, वो लेस रिलायबल हो जाएगा और जो एग्जैक्टली आना होगा वो नहीं आ पाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, दैट इज स्ट्रैटिफाइड और मिक्स्ड सैम्पलिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें हमने क्या करना है, जो हमारी टोटल पॉपुलेशन है उसको हमें स्ट्रैटाज में डिवाइड करना है। ठीक है, स्ट्रैटा मीन्स डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करना है। इट कैन बी इन 2 पार्ट्स, 3 पार्ट्स, 4 पार्ट्स, सो ऑन टू। ठीक है, कितने भी पार्ट्स में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। तो जितने भी पार्ट में हम उसको डिवाइड करेंगे वो किसकी वजह से करेंगे, बिकॉज ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, कि उनमें कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी हैं, कितनी है। क्या आपकी जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें 2 ही तरह के लोग हैं, क्या उसमें 3 ही तरह के लोग हैं, क्या उसमें 4 ही तरह के लोग हैं। तो जितनी तरह के लोग आपको अपनी पॉपुलेशन में मिलेंगे उतने ही आप क्या करेंगे, डिफरेंट स्ट्रैटाज में उनको क्या करेंगे फ्रेंड्स, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, सबसे पहला काम क्या रहता है, उसको डिवाइड करना। जब एक बार डिवाइड कर दिया फिर आपने उसमें से सैंपल को चूज करना है। ठीक है, और सैंपल कैसे चूज करेंगे, हर एक स्ट्रैटा से आप प्रोपोर्शनल या नॉन प्रोपोर्शनल स्ट्रैटा को चूज कर सकते हैं। प्रोपोर्शनल मीन्स एक ही बराबर और नॉन प्रोपोर्शनल मीन्स एज पर देयर अवेलेबिलिटी। ठीक है ना, तो इसके लिए हमने यहाँ पे एग्जाम्पल कोट किया है सो दैट कि आपको ये क्लियरली समझ आ जाए कि हम क्या बताना चाहते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास टोटल पॉपुलेशन है सपोज 900। इसको हमने 3 स्ट्रैटाज में डिवाइड किया है। और 3 स्ट्रैटाज क्यों, क्योंकि इस पॉपुलेशन में 3 कैरेक्टरिस्टिक्स थी। वो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी फ्रेंड्स, वन इज दैट द पीपल आर रिच, अनदर इज द पीपल आर ऑफ मिडिल इनकम ग्रुप एंड द थर्ड इज दैट द पीपल आर पोर। ठीक है, तो ये 3 यहाँ की कैरेक्टरिस्टिक्स थी। अब इन 3 कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे हमने क्या किया, इन तीनों में से 10% की पॉपुलेशन को क्या कर लिया, उठा लिया। जब 10% निकाला तो वो आ गया 300 का 10%, दैट इज इक्वल टू 30। तो इसीलिए तीनों जगह पे मेरे पास 30 30 30 की पॉपुलेशन आ गई। और ये जो पॉपुलेशन 30 30 की बनी है मेरे पास, ये क्या है फ्रेंड्स, ये मेरा सैंपल है। ये क्या है, मेरा सैंपल है। और ये सैंपल अगर मैं ध्यान से देखूं तो जो मेरे पास टोटल पॉपुलेशन थी 900, देखा जाए तो ये सैंपल जो है ये क्या है फ्रेंड्स, ये सैंपल मेरा इस पॉपुलेशन का देखा जाए तो 10% है। इस पॉपुलेशन का क्या है फ्रेंड्स, 10%। ठीक है, तो क्लियर हो गया कि किस तरह से हम स्ट्रेटिफाइड या मिक्स्ड सैम्पलिंग को कैलकुलेट करते हैं, किस तरह से हम निकालते हैं। और इसको हम स्ट्रेटिफाइड या मिक्स्ड सैम्पलिंग क्यों कहते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे हमने डिफरेंट स्ट्रैटाज की बात की, एक ही पॉपुलेशन में से हमने डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को निकाला है एंड हमने उन कैरेक्टरिस्टिक्स की स्टडी को हमने क्या किया है, फर्दर उनको स्टडी किया है और उनके रिजल्ट्स निकालने होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स की। तो अब मेरिट्स की बात की जाए तो कहते हैं इट कवर्स डाइवर्स पॉपुलेशन। डाइवर्स क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स या हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन को स्टडी करता है, तो इसीलिए आ जाता है कि ये डाइवर्स पॉपुलेशन को स्टडी करता है। ठीक है, तो जब हम डाइवर्स पॉपुलेशन को स्टडी करते हैं तो उसका एक मेरिट ये भी बन जाता है कि उस डाइवर्स पॉपुलेशन में हम कंपैरेटिव एनालिसिस, हम कंपैरिजन के बेसिस पे भी चीज़ों को क्या कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, उनके रिजल्ट्स निकाल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और फाइनली जो इसका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज कि इसके जो रिजल्ट्स होते हैं दे आर कंप्लीटली रिलायबल एंड मीनिंगफुल। वो क्या होते हैं, वो रिलायबल भी होते हैं एंड मीनिंगफुल भी होते हैं। ठीक है, वहीं इसके डीमेरिट्स की बात करें अगर, तो डीमेरिट्स में कहते हैं दैट कंप्लीट इंफॉर्मेशन और यू कैन से नॉलेज इज रिक्वायर्ड। अब कंप्लीट इंफॉर्मेशन का मतलब हो गया कि अगर आपके पास पॉपुलेशन है 900 की, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि उस पॉपुलेशन में आपके पास जो पोर है वो भी हैं, जो मिडिल है वो भी हैं, और जो आपके पास यू कैन से रिच क्लास के पर्सन्स हैं वो भी हैं। अगर इनमें से एक भी नहीं होता है, ठीक है, लेकिन आप इन तीनों के ऊपर स्टडी कर रहे हो, तो वो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो वो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपकी जो स्टडी है वो इन तीनों के सराउंडिंग ही पूरी रिवॉल्व करेगी, लेकिन क्योंकि आपकी पॉपुलेशन में एक ग्रुप जो है वो तो प्रेजेंट है ही नहीं, तो आप उसको कैसे स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ये तो मैंने एक एग्जांपल ली थी, तो
वैसे ही जब भी आप कभी रियल लाइफ में भी जाएंगे तो आपको पूरी पॉपुलेशन के पहले नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई भी न्यूमरेटर ऐसा होता है जिसको पॉपुलेशन की कंप्लीट नॉलेज होती है, ठीक है। सो इसीलिए इसका स्कोप जो है लिमिटेड रह जाता है कुछ स्टडीज में ही, जहां पे हमें पॉपुलेशन की फुल इंफॉर्मेशन हो, सिर्फ वहीं पे हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। एंड अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें, जैसे कि ये क्लासिफिकेशन थी मेरे पास रिच की, ये मेरे पास मिडिल इनकम ग्रुप की, और ये मेरे पास पोर इनकम ग्रुप की सॉरी। तो ये क्लासिफिकेशन जो है इट कैन बी बायस, ये बायस भी हो सकती है। हो सकता है कि अगर मैं रिजल्ट में ये दिखाना चाहती हूँ जो कि जो मेरा स्टडी एरिया है वहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो किसकी है, वो पोर पर्सन की है, ठीक है। मुझे क्या दिखाना है कि मेरा जो स्टडी एरिया है वहाँ ज़्यादा पॉपुलेशन किसकी है, इस ग्रुप की है फ्रेंड्स। तो इस ग्रुप की ज़्यादा पॉपुलेशन दिखाने के लिए मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ से और यहाँ से इन दोनों ग्रुप्स में से जो पॉपुलेशन है उसको डाइवर्ट कर देती हूँ, कहाँ पे, अपने थर्ड ग्रुप में, ठीक है, जो कि पोर सेक्शन का ग्रुप है। तो यहाँ पे पॉपुलेशन कम लेके यहाँ पे ज़्यादा लेके और उसको अगर मैं क्या करूँगी, इंटरप्रेट करूँगी, तो डेफिनेटली मेरा जो रिजल्ट है वो कैसा आएगा, वो जो क्लासिफिकेशन है फ्रेंड्स वो कैसी होगी, वो हो जाएगी बायस, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्लियर है। अब यही इसका नेक्स्ट लास्ट पॉइंट देख लेते हैं, और लास्ट पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, क्योंकि ये जो हमारा स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग की टेक्निक है ये कभी भी स्मॉलर पॉपुलेशन पे यूज नहीं हो सकती, क्योंकि अगर आपने पीछे एग्जाम्पल को ध्यान से देखा होगा तो 900 में से 90 मीन्स 10% वी आर टेकिंग, हम 10% या 5% ही सैम्पलिंग में हमेशा जो है क्या करते हैं, लेते हैं, ठीक है। जो पॉपुलेशन हम लेते हैं इधर 10% और 5%, इससे ज्यादा मोस्टली हम लेते नहीं है, क्योंकि हम सैंपल की बात करते हैं तो सैंपल हमेशा कम ही होता है, ठीक है ना। तो वही ये जो है स्मॉलर पॉपुलेशन, अगर हमारे पास हम 10 लोगों की पॉपुलेशन ले लेंगे उसका 10% निकालेंगे तो वो आएगा 1%, तो वो हमें कितना रिलायबल इंफॉर्मेशन दे सकता है, नहीं दे सकता है। तो इसीलिए हम इसको स्मॉलर पॉपुलेशन के ऊपर यूज नहीं करते, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब सिस्टमैटिक सैम्पलिंग की बात कर लेते हैं। तो सिस्टमैटिक सैम्पलिंग जो है बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स, क्योंकि ये एक फॉर्मेट के साथ, एक पैटर्न के साथ कंटिन्यू होता है। जैसे आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि किस तरह से हम डिसेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर को करते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, नंबर्स को पहले अरेंज करते हैं जिस भी फॉर्मेट में क्वेश्चन में पूछा गया होगा, इधर असेंडिंग और डिसेंडिंग। तो यहाँ पे भी हमें क्या करना है, जो हमारी टोटल पॉपुलेशन है फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उसको अरेंज करना है। अब अरेंज कैसे करना है, हम उनको अरेंज न्यूमेरिकली भी कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, हम उनको जोग्राफिकली भी अरेंज कर सकते हैं और हम उनको अल्फाबेटिकली भी अरेंज कर सकते हैं, ठीक। अब न्यूमेरिकली कहाँ करेंगे, जहाँ पे हम उनको रैंक्स, फॉर एग्जांपल हम स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, क्लास के स्टूडेंट्स हैं, वहाँ पे उनके रोल नंबर्स होते हैं, तो अगर वहाँ पे हमें स्टडी करना है तो उस केस में हम इनको न्यूमेरिकली क्या कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, नंबर्स दे सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं, है ना। वहीं हम अगर एरियाज की बात कर लें तो एरियाज को क्या करेंगे फ्रेंड्स, एरियाज के केस में हमें क्या लेना पड़ता है, वहां पे हमें जोग्राफिकल एरियाज को डिस्कस करना है। तो जब हम जोग्राफिकल एरियाज की बात करते हैं तो फ्रेंड्स जोग्राफिकल एरियाज में क्या होता है, वहां पे हमें उनको जोग्राफिकली अरेंज करना पड़ता है, और वहीं अगर हम किसी के नेम्स की बात करें तो वहां पे हमें उसको अल्फाबेटिकली अरेंज करना पड़ता है, ठीक है। अब वही कहते हैं कि और हमें यहाँ पे क्या करना है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये कि हमें जब भी सिलेक्ट करना है हमें nth आइटम को सिलेक्ट करना है। ये nth आइटम बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये nth, व्हाट इज दिस n, ये n क्या होगा, ये डिपेंड करता है हमारी स्टडी की रिक्वायरमेंट पे। किस पे डिपेंड करता है फ्रेंड्स, स्टडी की रिक्वायरमेंट पे, ठीक है। स्टडी की रिक्वायरमेंट पे कैसे ये डिपेंड करता है कि अगर मेरे को 10 लोग चाहिए 100 में से, तो मतलब मुझे एवरी 10th पर्सन लेना पड़ेगा, है ना, तो मेरा n हो जाएगा 10th। अगर मुझे 200 में से 10 लोग चाहिए तो मुझे मतलब एवरी 20th पर्सन लेना पड़ेगा। अगर मुझे 50 में से चाहिए तो मुझे एवरी 5th पर्सन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी तरह से ये हम सिलेक्ट करते हैं, अरेंज कर लिया, n को डिसाइड कर लिया कि क्या होगा एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ पॉपुलेशन, की पॉपुलेशन कितनी है और सैंपल कितना चाहिए। 100 में से 10 चाहिए, 200 में से 10 चाहिए, 500 में से 10 चाहिए, 50 में से 10 चाहिए, ठीक है। कितना चाहिए मुझे सैंपल साइज वो डिपेंड करता है, और मेरी पॉपुलेशन कितनी है वो डिपेंड करता है। अब मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए एक एग्जाम्पल बनाई है, तो इस एग्जाम्पल में मैंने क्या लिया है फ्रेंड्स, आई हैव टेकन अ पॉपुलेशन, मैंने पॉपुलेशन लिया है। पॉपुलेशन कितनी है फ्रेंड्स, 100 लोगों की पॉपुलेशन है। तो अगर 100 लोगों की पॉपुलेशन है तो पहला पर्सन मैं यहाँ पे, ये 100 लोगों की पॉपुलेशन की मैं बात कर रही हूँ, तो 100 लोगों की पॉपुलेशन में मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे जो फर्स्ट पर्सन मैं सिलेक्ट कर रही हूँ दैट इज द सेकेंड पर्सन, ठीक है।
जो मैंने पहला एलिमेंट फर्स्ट आइटम सिलेक्ट की है वो फर्स्ट आइटम क्या है, वो सेकंड पर्सन है। तो अब क्योंकि पॉपुलेशन 100 है और सैंपल साइज है मेरा 10, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 10 क्यों है सैंपल साइज, क्योंकि मैं 10% पॉपुलेशन का ले रही हूँ एज अ सैंपल। तो 100 का अगर मैं 10% निकालती हूँ तो वो क्या आएगा फ्रेंड्स, वो 10 आएगा। तो मुझे क्या चाहिए, मतलब मुझे चाहिए सैंपल ऑफ 10 आइटम्स। तो वो 10 आइटम्स का सैंपल मुझे कहाँ से मिलेगा, यहाँ से। ठीक है, तो फर्स्ट आइटम जो है वो मुझे रैंडमली सिलेक्ट करनी है। वो सेकंड हो सकती है, वो फोर्थ हो सकती है, वो फिफ्थ हो सकती है, वो नाइन्थ हो सकती है, वो 10th हो सकती है, वो फर्स्ट हो सकती है, वो कुछ भी हो सकती है। लेकिन उसके बाद हर एक आइटम जो होगी मेरी, वो क्या होगी फ्रेंड्स, वो होगी मेरी 10th आइटम। ठीक है, इसके बाद जो फर्स्ट आइटम जो मैंने रैंडमली सिलेक्ट की है, उसके बाद जो मेरी नेक्स्ट आइटम होंगी वो क्या होंगी, वो 10th आइटम होगी। ठीक है, क्योंकि मुझे टोटल 100 का 10% लेना है, दैट मीन्स मुझे सैंपल में कितना चाहिए, 10% चाहिए। ठीक है, तो ये मेरे पास जो अब एक छोटा सेट पॉपुलेशन में से निकल के आ गया है, इसको मैं कहूंगी दैट दिस इज माय सैंपल। ये क्या है, ये मेरा सैंपल है और इस सैंपल में कितने हैं, 10% आर देयर दैट आई हैड चूजन, जो मैंने लिए हैं अपनी पॉपुलेशन से। ठीक है फ्रेंड, क्लियर हो गया। अब हम बात कर लेते हैं इसके मेरिट्स की एंड इसके डीमेरिट्स की। ठीक है, तो मेरिट्स और डीमेरिट्स की बात करें तो सबसे पहला मेरिट ये है कि इसको हम आसानी से डिटरमाइन कर लेते हैं, इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती क्योंकि हम सिस्टमैटिक वे से चलते हैं। और सिस्टमैटिक वे से जब हम चलेंगे तो हमें पता है कि 10वां ही बच्चा लेना है। तो जब 10वां बच्चा लेना है या दूसरा बच्चा लेना है या 5वां बच्चा लेना है, तो उसमें क्या होगा, बायस्डनेस कहीं पे भी नहीं आ सकती। चाह के भी न्यूमरेटर उसमें बायस नहीं हो सकता, अगर वो कोशिश भी करे बायस होने की तो भी वो बायस नहीं हो सकता, क्योंकि एक पैटर्न को फॉलो करते हुए चलना है इसमें, है ना। तो ये दो इसके फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट मेरिट्स है। अब डीमेरिट्स की बात कर ले तो डीमेरिट ये है कि हम सभी आइटम्स को रैंडमली सिलेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, सिर्फ हम रैंडमली किसको सिलेक्ट करते हैं, फर्स्ट आइटम को। तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है फ्रेंड्स, ये जो ओनली है ये याद रखना है कि ओनली फर्स्ट आइटम जो है वही सिलेक्ट हो सकती है, कैसे, आपके रैंडमली। क्यों, क्योंकि ये नॉन रैंडम सैम्पलिंग की टेक्निक्स है, ये रैंडम सैम्पलिंग की टेक्निक्स नहीं है। ठीक है, और वहीं दूसरी बात करें तो क्या है, दिस इज नॉट एप्लीकेबल टू होमोजीनियस पॉपुलेशन, जो एक जैसी पॉपुलेशन होगी। क्योंकि अगर पॉपुलेशन एक जैसी है तो वहां पे हमें क्या नहीं करने की जरूरत, वहां पे हमें हर एवरी 10th पर्सन को लेने की क्या जरूरत है, वहां पे हम सीधा फर्स्ट 10 भी ले लेंगे तो भी वो हमारा रिजल्ट बता देगा, क्योंकि पूरी की पूरी पॉपुलेशन एक जैसी है। ठीक है, तो इसीलिए फ्रेंड्स इस चीज का खास ध्यान रखना है, इसमें नॉट को याद रखना है कि दिस इज नॉट एप्लीकेबल टू होमोजीनियस, कि होमोजीनियस पे ये एप्लीकेबल नहीं। ठीक है, तो अगर आपको मेरा आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सो दैट कि जो नॉलेज मैं आपके साथ अब शेयर कर रही हूँ वो बाकी लोगों के पास भी पहुंच सके और बाकी बच्चों के कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो सके। एंड येस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, सो दैट कि मेरी अपकमिंग सभी वीडियोस की नॉलेज आपको मिल जाए। और मैं लास्ट लेक्चर का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, सो प्लीज उसे पहले चेक कर लीजिए। और इसके साथ हमारा आज जो सेकंड यूनिट है वो कंप्लीट होता है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वंस अगेन।